Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 8 फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना, किसने इसे बनाया और क्यों बनाया. फिर हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी को. साथ ही साथ इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे सुभाष चंद्र बोस के शॉर्ट इंट्रोडक्शन से. तो स्टार्ट करते हैं. बेटा सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ है वो कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा में. प्लेस थी कटक, स्टेट था उड़ीसा. डेट थी 23 जनवरी और ईयर था 1897. डेट थी 23, मंथ था जनवरी और ईयर था 1897. प्लेस कटक. कहाँ पर है ये प्लेस बेटा? उड़ीसा में. पहले इन्होंने इनकी पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट की, फिर ये इंग्लैंड चले गए. वहाँ पर इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास किया, पर जल्दी ही इस पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया. भाई रिज़ाइन क्यों दे दिया? क्योंकि इनका मानना था कि ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में, ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम करते हुए ये इंडिया को सर्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अगर इनको भारत की सेवा करना है तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं होगा. भाई क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि ये तो कंट्रास्टिंग हो गया ना. ब्रिटिशर्स इंडिया में थे हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, है ना. तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर अगर सुभाष चंद्र बोस काम करेंगे तो उन्हें भी इंडियंस को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा. तो उन्होंने बोला भाई ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो भारत माँ की सेवा करूँगा, लो तुम्हारी नौकरी तुम रख लो. वो जल्दी ही छोड़ देते हैं. उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश राज का लॉयल होते हुए इंडिया को तन मन धन प्रॉपर निष्ठा के साथ सर्व कर पाएगा, पूरी ऑनेस्टी के साथ, हार्ट के साथ, सोल के साथ सर्व कर पाएगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. और भाई मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंट्री इंडिया को ऑनेस्टली, विथ थॉट, विथ प्योर सोल क्या करूँ, उसकी सेवा करूँ. तो मैं तो ऐसी जॉब नहीं करूँगा, ऐसा बोस ने सोचा और रिज़ाइन दे दिया. फिर बोस क्या करती? तो बोस इसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट बन गए. जब सिर्फ ये 24 साल के थे तो स्वराजिस्ट बन जाते. अब स्वराजिस्ट कौन होंगे बेटा? स्वराज पार्टी को जिसने ज्वाइन किया उसे क्या कहा? स्वराजिस्ट. और स्वराज पार्टी को बनाने वाले कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा. और CR दास, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी. तो सुभाष चंद्र बोस स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, स्वराजिस्ट बन जाते हैं. भाई ये कांग्रेस में क्यों नहीं गए, ये स्वराज पार्टी का पार्ट क्यों बने? क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स पे व्यूज़ नहीं मिलते थे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के. तो इनको लगा कि भाई ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना जो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में है और मैं उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता, तो मैं उसको क्यों ही ज्वाइन करूं. तो ही हैज़ ज्वाइंड स्वराज पार्टी एंड बिकेम स्वराजिस्ट. बोस वॉज मैन ऑफ एक्शन. तो बेटा जो बोस थे वो बहुत ही ज़्यादा कर्मठ व्यक्ति थे, मैन ऑफ एक्शन थे. वो एजिटेशन की बात करते थे कि आंदोलन करो, उल्टे सीधे जो भी मीन्स को अपनाना है वो अपना लो, असर्टिव मेथड्स को अडॉप्ट करो, तभी स्वराज हम अचीव कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे. तो फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज ही वॉन्ट टू यूज़ असर्टिव मेथड लाइक एजिटेशन एंड डिफरेंट अदर्स. भाई करो, जो कुछ करना है वो करो, फाइनल एम, फाइनल गोल होना चाहिए आज़ादी. अब हम पढ़ेंगे बेटा बोस एंड द कांग्रेस. बोस बेटा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से. और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था बेटा? महात्मा गांधी ने किया था. तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो एक्टिव वर्कर की तरह फ्रीडम मूवमेंट में काम किया किसने? सुभाष चंद्र बोस ने. सुभाष चंद्र बोस का तो एक ही एम था ना, फ्रीडम को अचीव करना. तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आई तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा खुश हो गए, पर जल्दी ही उनकी खुशी दुख में परिवर्तित हो गई, चेंज हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1922 में क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया. अब सुभाष चंद्र बोस का कहना ये है कि अच्छा भला मूवमेंट चल रहा था, उसको मोमेंटम मिला ही था. थोड़ा बहुत अगर अहिंसा वगैरह हो गया, वॉयलेंस अगर हो गई तो इमटेरियल है भाई, वॉयलेंस से क्या ही जाता है, वो लोग भी तो करते हैं हमारे ऊपर वॉयलेंस, कोई मैटर नहीं है. हमें नहीं इस मूवमेंट को विड्रॉ करना चाहिए था, पर अब क्या, गांधी जी ने तो कर ली थी क्योंकि गांधी जी को वॉयलेंस चाहिए ही नहीं था. बोस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में आई थी उसमें भी पार्ट लिया. और बेटा फिर क्या हुआ? गुजरात में
कांग्रेस का सेशन हुआ कहाँ पर हुआ? हरिपुरा। हरिपुरा जो कि गुजरात का एक शहर है, वहाँ पर कांग्रेस का एक सेशन हुआ 1938 को। वहाँ पर बोस प्रेसिडेंट चुन लिए गए और वो भी निर्विरोध, कोई विरोध ही नहीं हुआ बोस के चुनने पर, मतलब बोस के प्रेसिडेंट बनाए जाने पर। बेटा ये जो वर्ड यूनानिमसली है ना, इसका मतलब होता है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के यूनानिमसली प्रेसिडेंट बन गए थे हमारे सुभाष चंद्र बोस 1938 में, जब कांग्रेस का सेशन हुआ कहाँ पर? गुजरात में। अच्छा, इनका इस बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर था कि हमें नेशनल प्लानिंग करनी चाहिए, यूनिटी के ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहिए, मासेस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हम नंबर में बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारा नेशनल स्ट्रगल स्ट्रेंथन होगा। सो नेशनल प्लानिंग करो, यूनिटी पे ध्यान दो, मासेस को अरेंज करो, किसके लिए? नेशनल स्ट्रगल के लिए। फिर बेटा ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? ये जो प्लानिंग की बात की थी ना, इसी प्लानिंग को करने के लिए ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। कब इनॉर्गरेट किया गया इसे? 1938 दिसंबर में, दिसंबर 1938, दिसंबर 1938 में उद्घाटन, इनॉग्रेशन हुआ किसका? ऑल इंडिया नेशनल प्लानिंग कमेटी। कहाँ पर हुआ बेटा? मुंबई में। किसने किया? बोस ने किया। अब हम देखेंगे कि बेटा गांधी जी के साथ क्या विरोधाभास था किसका? सुभाष चंद्र बोस का। बेटा ये जो वर्ड रिफ्ट है, इसका मतलब होता है दरार आना, है ना, अलग हो जाना। तो भाई गांधी जी के साथ क्या प्रॉब्लम थी किसकी? सुभाष चंद्र बोस की, वो हम डिस्कस करेंगे अब। तो बेटा जो रिफ्ट थी उसका पहला कारण ये था, ये जो खाई बन गई थी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, रिफ्ट जो दरार बन गई थी, उसका पहला कारण था कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैसिव लेवल पे, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो इंडिया में, पर गांधी जी बोलते थे नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना बड़े लेवल पे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ही नहीं है। गांधी जी का आइडिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ, विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। तो जहाँ पर सुभाष चंद्र बोल रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, वहीं पर गांधी जी बोल रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लाओ, विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। तो पहले कारण रिफ्ट का तो यही हुआ। रिफ्ट फिर से मैं बता रही हूँ बेटा, दरार पड़ जाना या खाई। बेटा सेकंड पॉइंट में पढ़ाऊँ उसके पहले इतना सा ध्यान रखना कि बेटा आज यूपीएससी जितना टफ है उतना पहले इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करता था ब्रिटिश रूल में, जिसका एग्ज़ाम सिर्फ कहाँ पर हुआ करता था? लंदन में। ठीक है, तो यूपीएससी का एग्ज़ाम आज क्लियर करना जितना मुश्किल है उस टाइम उतना आईसीएस क्लियर करना मुश्किल था। तो सुभाष चंद्र बोस थे तो इंटेलिजेंट, थे तो चतुर। तो सुभाष चंद्र बोस का हमेशा मानना था कि आपको टैक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, कूटनीति का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ी चालाकी आपके अंदर होनी चाहिए जब आप ओपोनेंट से डील कर रहे हो। वो कभी भी इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते थे कि आप ओपननेस के साथ किसी से कुछ भी बोल दो। भाई अपने शब्दों में थोड़ा सा चतुराई रखो ना, थोड़ा सा वाक्पटु बनो, है ना, टैक्ट के साथ बोलो, चतुराई के साथ बोलो। गांधी जी ने जिस तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हो रही थी उसमें अपनी बातों को रखा, जितनी ओपननेस से रखा, वो ओपननेस बोस को पसंद नहीं थी। बोस कहते थे इन्हीं बातों को चतुराई से रखते ना तो शायद गांधी जी की सुन ली जाती। अब हम बेटा थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। त्रिपुरी सेशन हुआ कांग्रेस का 1939 में। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो खाई थी ये और बढ़ती ही जा रही थी। त्रिपुरी सेशन जब कांग्रेस का होता है 1939 में, तो हम देखते हैं कि गल्फ जो थी कांग्रेस पार्टी के दोनों विंग्स के बीच में वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लेफ्ट विंग को लीड कर रहे थे बोस। वो चाहते थे कि कांग्रेस हेल्प करे प्रिंसली स्टेट्स को उनके स्ट्रगल में, वो आज़ादी के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं उसके लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ऐसा कहना था बोस का। फिर से ध्यान से सुनो, त्रिपुरी सेशन जब हुआ ना कांग्रेस का 1939 में, तो यहाँ पर हमने देखा कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचार पहले ही नहीं मिलते थे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं मिले। कांग्रेस की जो दोनों विंग्स थी उनके बीच की खाई और बढ़ गई। सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट विंग को डील करते थे,
तो इनका मानना ये था कि कांग्रेस को जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा वगैरह हैं उनको हेल्प करना चाहिए, जिससे उनके हिस्से की आज़ादी वो ले पाएँ, उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसको और ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा हम उसमें एंटर करेंगे तो। पर वहीं पर जो गांधी जी थे वो इस डिमांड को नहीं मान रहे थे, वो इस डिमांड को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई क्यों प्रिंसली स्टेट्स ऐसे कर रहे हैं और हम क्यों प्रिंसली स्टेट्स को सपोर्ट करें। अच्छा, जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ तो सुभाष चंद्र बोस का बेटा, पर्सनली मैं भी गांधी जी से इत्तेफाक नहीं रखती कि भाई ये गांधी जी ने क्यों किया, ये तो गांधी जी को नहीं करना चाहिए था। अब पढ़ोगे तो आप भी शायद मेरे साथ हो, सुभाष चंद्र बोस के साथ हो। ब्रिटेन जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने लगा यूरोप में जर्मन थ्रेट्स की वजह से, मतलब जर्मनी ने जब अपना आतंक मचाया तो यूरोप में ब्रिटेन को ऐसा लगने लगा कि यार भाई अब मेरा सर्वाइवल मुश्किल है। तो गांधी जी ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड्स अपना लिया ब्रिटिशर्स की तरफ। उन्होंने कोई नेशनल स्ट्रगल नहीं किया वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर कोई भी स्ट्रगल नहीं हुआ कि उस टाइम होना चाहिए था। हम उनकी कमर तोड़ सकते थे, है ना। दोनों साइड से जब ब्रिटिश पिटते तो मज़ा ही आ जाता। ऐसा नहीं है बेटा कि कोई मूवमेंट नहीं हुआ, अभी 1942 में होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, हम पढ़ेंगे उसको भी। थर्ड पॉइंट, अब तक जो भी हमने पढ़ा उससे आपको भी समझ में आया होगा कि नहीं भाई गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, क्यों कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स अडॉप्ट किया, वो जबकि हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे थे, क्यों वॉर टाइम में इन्होंने कोई नेशनल स्ट्रगल नहीं किया। बोस चाहते थे कि हमें सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, इसका एडवांटेज लेना चाहिए, और जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं ब्रिटिशर्स यूरोप में और हम उन्हें अगर इंडिया में परेशान कर दें तो उनकी तो कमर टूट जाएगी ना, तो हमें इस बात का एडवांटेज लेना चाहिए, ऐसा बोस का कहना था। तो बेटा यहाँ पर हमने 4 पॉइंट पढ़े, चारों आप लोग को समझ में आ गए। पहले पॉइंट में जो डिफरेंस है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहता है, दूसरा बोलता है नहीं स्मॉल स्केल पे होगा। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि भाई बोस का कहना है कि आप चतुराई से बात करो अंग्रेजों से, अपने ओपोनेंट से, पर गांधी जी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे। जैसे उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें रखी ओपननेस के साथ, तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला, निराश होकर वो वापस आए। थर्ड, त्रिपुरी सेशन में ये जो गलत थी वो और बढ़ गई, क्योंकि जिस विंग का नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, उनका कहना ये था कि प्रिंसली स्टेट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए उस स्ट्रगल में। बेटा ब्रिटेन जब डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा था तो बोस का कहना ये था कि मारो इनको, अभी सब समझ में आ जाएगी इनको, पर गांधी जी का ऐसा था कि यार छोड़ दो, अभी ये लोग वहाँ पर परेशानी फेस कर रहे हैं। बेटा एक बार अगर आप लोग वीडियो ध्यान से देखो तो फोर्थ पॉइंट जैसे ख़त्म हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप लोग बोस को सपोर्ट करते हो कि नहीं। इस पॉइंट की बात करें, हमें पूरा ओवरऑल जीवनी पे मत जाना, बट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप बोस को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये लेफ़्ट लिखा है, रिज़ाइन लिखा है या और कुछ लिखा है, मुझे क्लियरली वो विजिबल नहीं है, तो आप लोग अपनी बुक में देख लेना। बेटा अब 1939 का टाइम आ जाता है, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है। 1939 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हो रहा होता है? त्रिपुरी में हो रहा होता है। त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर गांधी जी पूरी कोशिश करते हैं डिसवेड करने की। ये जो वर्ड डिसवेड है इसका मीनिंग होता है रोकना, ठीक है। तो वो पूरी कोशिश करते हैं डिसवेड करने की, रोकने की, प्रिवेंट करने की, किसको? सुभाष चंद्र बोस को, कि भाई ये दूसरी बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना लड़े, कांग्रेस का प्रेसिडेंट ना बने, और अगर गलती से ये खड़ा हो भी जाए ना री इलेक्शन के लिए तो ये जीते ना। अब यहाँ गांधी जी पूरी कोशिश करते हैं सुभाष चंद्र बोस को रोकने की, डिसवेड करने की, कि भाई वो री इलेक्शन में आए ना, मतलब री इलेक्ट हो ही ना, वापस से प्रेसिडेंट बने ही ना, सेकेंड टर्म में, मतलब दूसरा कार्यकाल सुभाष चंद्र बोस को मिले ही ना, कांग्रेस का वो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने ही ना। पर बोस ने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है। बोस हाउएवर डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट, और जो गांधी जी की चॉइस थी वो थी पट्टाभी सिद्धरमैया। पट्टाभी सिद्धरमैया को लड़वाया किसने? गांधी जी ने। किसके अगेंस्ट में? सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट में। तो गांधी जी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन था? पट्टाभी सिद्धरमैया। उन्होंने पूरा वजन लगा दिया अपने नॉमिनी के फेवर में,
गांधी जी ने सब कुछ किया किसको जिताने के लिए, पट्टाभी सिद्धिरमैया को जिताने के लिए। पर फिर भी फिर से ध्यान से सुनो बेटा, पूरा वजन लगा दिया गांधी जी ने किसको जिताने के लिए, अपने नॉमिनी को जिताने के लिए। पर जब इलेक्शन रिजल्ट आए तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स किसको मिले हुए थे, बोस को। बोस जीत गए, वो भी मेजॉरिटी वोट से जीते। गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया भाई कि पट्टाभी सिद्धिरमैया की जो हार है वो मेरी अपनी हार है। गांधी जी डिक्लेयर दैट डिफीट ऑफ बोस राइवल वॉज हिज गांधी जी ओन डिफीट। यहाँ पर पट्टाभी सिद्धिरमैया नहीं हारे हैं, मैं हारा हूँ, ऐसा गांधी जी बोल देते हैं। मतलब गांधी जी अब क्या खेल रहे हैं बेटा, विक्टिम कार्ड, है ना। पहले तो बोस को उन्होंने रोका, फिर भी बोस जीत गए इतनी मेहनत करने के बाद भी गांधी जी के, तो अब गांधी जी को जब सब स्वीकार कर लेना चाहिए था, पर नहीं, गांधी इज़ गांधी। गांधी जी ने बोला नहीं नहीं, ये पट्टाभी की हार मेरी हार है। तो बेटा इस वजह से, इस परिणाम स्वरूप जो 13 मेंबर थे कांग्रेस के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 13 मेंबर ने गांधी जी की बात सुनकर रिज़ाइन दे दिया। अब मतलब 13 वोट ख़त्म। बेटा इसका परिणाम क्या निकला कि जो वर्किंग कमेटी थी उसने गांधी जी की इच्छा के हिसाब से नॉमिनेशंस दे दिए। बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे जो बोस को सपोर्ट कर रहे थे, उनका ये भी मानना था गांधी जी का कांग्रेस में होना बहुत ज़रूरी, मतलब वो बोस को भी सपोर्ट करते थे, पर ये जानते थे कि यार गांधी जी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बेटा मेजॉरिटी ऑफ डेलीगेट्स, मेजॉरिटी में जो डेलीगेट्स थे जिन्होंने बोस को सपोर्ट किया, वोट्स के लिए वोटिंग की, वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई गांधी जी की लीडरशिप में हमें कॉन्फिडेंस है, गांधी जी को की बात सुननी चाहिए, उन्हें कांग्रेस में रहना चाहिए। अब इससे एक डेडलॉक जैसा बन गया। किसके बीच में बेटा ये डेडलॉक बन गया है, बोस और गांधी जी। मतलब ये दोनों मिलकर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। बोस को ऐसा मैं ही प्रेसिडेंट बनूं, गांधी जी बोले नहीं नहीं नहीं, तुम तो नहीं बनोगे बेटा। तो जो गांधी विंग थी उसने अपोज किया प्रेसिडेंट का, और ये इम्पॉसिबल कर दिया कि कांग्रेस किसी भी कंडीशन में काम ही ना कर पाए। मतलब असंभव कर दिया कांग्रेस के लिए कि अगर बोस प्रेसिडेंट बनेंगे तो काम होगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। अब बोस क्या करते हैं, मरता क्या ना करता, कांग्रेस को तो जिंदा रहना ही था। तो बोस रिज़ाइन कर देते हैं प्रेसिडेंटशिप से अप्रैल 29, 1939 को। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, जो गांधी जी वाली विंग थी जिन्होंने पट्टाभी सिद्धिरमैया को वोट दिया, उन्होंने अपोज किया प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट के लिए ये बिल्कुल असंभव बना दिया कि वो कोई काम कर पाए। अब बोस को भी लगा भाई ऐसे में क्या काम करना, बोस प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन कर देते हैं अप्रैल 29, 1939 को। बेटा अब हम फॉरवर्ड ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही बोस ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप से रिज़ाइन किया, उन्हें एक अर्जेंट नीड लगने लगी कि भाई कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ़्ट विंग पार्टी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो जैसे ही वो रिज़ाइन करते हैं प्रेसिडेंटशिप से कांग्रेस की 1939 में, फाउंडेशन रखते हैं ये एक नई पार्टी का विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही ये एक नई पार्टी बनाते हैं और पूरे लेफ़्ट विंग को एक बैनर के अंदर ले आते हैं, और इसी पार्टी को क्या कहा गया, फॉरवर्ड ब्लॉक। ये कब बना था, 3 मई 1939। 3 मई 1939 को बना फॉरवर्ड ब्लॉक। बनाने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो बेटा सुभाष चंद्र बोस को जैसे ही इन कंडीशंस को देखना पड़ा, उनको लगा नहीं भैया लेफ़्ट विंग पार्टी होनी चाहिए कांग्रेस में। उसे ऑर्गेनाइज उन्होंने किया, सबको इकट्ठा किया, और 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना भी लिया। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस फॉरवर्ड ब्लॉक के, अरे यार, इस फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब क्या बेसिक मोटिव लेकर के ये बना था, वो हम पढ़ेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था, त्वरित उद्देश्य था कि लिबरेशन हो जाए इंडिया का। और ये कैसे होगा, जब वर्कर्स, पेजेंट्स, यूथ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेंगे। पॉलिटिक्स में जब पेजेंट्स का, वर्कर्स का, यूथ्स का एक पूरा क्रिएटिव रोल होगा,
है ना एक्टिव रोल होगा तो आज़ादी हमें मिल ही जाएगी। फिर से ध्यान से सुनना, फॉरवर्ड ब्लॉक का इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था लिबरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके लिए इन्हें किस किस की ज़रूरत थी? मज़दूरों की, किसानों की, यूथ की, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना ये था बेटा कि एक बार हमें आज़ादी मिल जाए तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक होगा वो सिर्फ इसीलिए काम करेगा कि इंडिया को सोशलिस्ट स्टेट बनाया जाए। सुभाष चंद्र बोस सोशलिज़्म पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो उनका मानना था कि एक बार जब भारत बन जाएगा तो वो सोशलिस्ट स्टेट बनेगा। और उनका मानना ये था कि आज़ादी मिल जाती है अगर हमें, तो फॉरवर्ड ब्लॉक आज़ादी के बाद सिर्फ किसका काम करेगा? कंट्री को वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करेगा। सोशलिस्ट, वेलफेयर नहीं, सॉरी, सोशलिस्ट स्टेट बनाने का काम करेगा। बोल रही हूँ बेटा, सोशलिस्ट स्टेट बनाने का काम करेगा, ना कि वेलफेयर स्टेट। वो स्लिप ऑफ टंग था। तो पहला काम था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन। सोशलिस्ट लाइन पर खेती किसानी को, उद्योगों को रीऑर्गेनाइज करना। रीऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्ट लाइन। समाजवाद के ढांचे में हमारी कृषि को, हमारी औद्योग मतलब इंडस्ट्री को ढाल लेना। ज़मींदारी सिस्टम पूरी तरह ख़त्म करना। नया मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम लेके आना। तो 3 ऑब्जेक्टिव बेसिक थे, न्यू मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर देना है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करना है। किस लाइन पे? सोशलिस्ट लाइन पे। अब हम पढ़ेंगे बेटा नेताजी के अरेस्ट को और उनके एस्केप को, कैसे उन्हें अरेस्ट किया गया, कैसे फिर वो भाग निकले। जुलाई 1940 को बोस को अरेस्ट कर लिया गया अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1940 में बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भूख हड़ताल पे चले गए। इनकी हेल्थ धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करने लग गई, तो सरकार ने इन्हें रिलीज़ कर दिया। देखा कितने इंटेलिजेंट थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को पहले डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। वो भूख हड़ताल करने लग गए। जैसे जैसे उनकी हेल्थ ख़राब होती गई, गवर्नमेंट को लगा भाई मर नहीं जाए, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को रिलीज़ कर दिया। फिर इन्हें कोलकाता में हाउस अरेस्ट में रखा गया, घर के अंदर ही बंदी बना के रखा गया। पर जनवरी 1941 को इल्यूडिंग पुलिस विजिलेंस को दरकिनार करते हुए, चकमा देते हुए ये अपने घर से भाग निकले। बेटा ये जो वर्ड लिखा है ना एल्यूडिंग, इसका मतलब होता है पकड़े जाने से बचना। विजिलेंस का मतलब होता है नज़र रखना। जब पुलिस की नज़र थी, पुलिस की नज़र को दरकिनार करते हुए उससे बचते बचाते ये घर से निकल गए। अब सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाने वाले थे? तो ये पेशावर से रशिया होते हुए बर्लिन पहुँचे। बर्लिन क्या है बेटा? कैपिटल है। किसका कैपिटल है? जर्मनी का। जर्मनी पहुँच जाते हैं। जो इंडियन कम्युनिटी होती है जर्मनी में, वो अपने लीडर मतलब नेताजी को अपना लीडर समझती है और उन्हें वेलकम करती है। फिर से ध्यान से सुनना, ट्रैवलिंग थ्रू पेशावर एंड रशिया। पेशावर रशिया होते हुए ये बर्लिन पहुंचते हैं। बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है। वहाँ पर इंडियन कम्युनिटी इन्हें वेलकम करती है, अपना लीडर मान लेती है, ग्रीट करती है, जय हिंद के नारे लगाती है और फ्रिक्वेंटली वहाँ पर ये अपने कंट्रीमैन से अर्ज करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब बेटा वहाँ पर ये रेडियो पे लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं, कहते हैं कि आर्म्स उठा लो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हाथों में बंदूक ले लो, खड़े हो जाओ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इवन इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर्स खोले रोम और पेरिस में। ही फाउंडेड फ्री इंडिया सेंटर्स इन रोम एंड पेरिस। अब हम पढ़ेंगे वो इवेंट्स जो साउथ ईस्ट एशिया में हुए। तो बेटा जैसे ही वॉर का आउटब्रेक होता है साउथ ईस्ट एशिया में 1941 में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हमारे लिए खड़ी। हम इंडियंस को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इंडियंस जो वो वाली टेरिटरीज़ में रह रहे थे, इंडियंस लिविंग इन टेरिटरीज़ कैप्चर्ड बाय जापान। जापान ने जिन जिन एरिया को कंट्रोल किया, वहाँ पर जो इंडियंस रह रहे थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया एक एसोसिएशन में। और इस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज़ क्यों किया? क्योंकि इनका एक उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि ये इंडिया को लिबरेट कराने के लिए लड़ना चाहते हैं। ठीक है,
एंड सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ ओवरसीज़ इंडियन, और जो ओवरसीज़ इंडियन है उनके इंटरेस्ट को भी सर्व करना चाहते थे इस क्रिटिकल पीरियड में। फिर से ध्यान से सुनो, जब वॉर का आउटब्रेक हो जाता है साउथ ईस्ट एशिया में कब 1941 में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडियंस इस रीजन में रह रहे होते हैं उनके लिए एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनके जीवन में हलचल पैदा हो जाती है। इंडियंस जो उन टेरिटरीज़ में रह रहे थे जिनको कैप्चर जापान ने कर लिया था, वो लोग वहाँ पर अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम इंडिया को लिबरेट कराएंगे, हम जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करेंगे इस क्रिटिकल पीरियड में बेटा। और ये जो एसोसिएशन बन रही थी, इनमें से एक एसोसिएशन एक आइडिया को जन्म देती है, एन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, एक डेफिनेट शेप इसको देते हैं, इस आइडिया को देते हैं रास बिहारी बोस, जो सिंगापुर में रह रहे होते हैं, इंडिया को एस्केप करके, मतलब इंडिया से भागकर छोड़कर ये गए होते हैं, सिंगापुर में रह रहे होते हैं। ये एक प्रॉपर आइडिया देते हैं, किसको एक डेफिनेट शेप देते हैं, किसको, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को। बेटा मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए।